बच्चों में गोविंद साटी एक्सीलेंस स्कूल टीकमगढ़। आज मैं आपको आपकी मांग अनुसार कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व कक्षा 12 की पहली इकाई, जिसमें प्रकाश लाइट के बारे में वर्णन किया गया है, इस टॉपिक के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक से आपको पहले 2 अंक के प्रश्न, 1 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, लेकिन अब मैंने आपको 4-4 अंक के हिसाब से प्रश्न इसमें बनाए हैं। पहला प्रश्न आपका इसमें बनता है कि हम प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश के गुण लिखिए। लाइट एक बाह्य या भौतिक कारक जो हमारी आँखों को किसी भी वस्तुओं को देखने में मदद करता है, उसको हम प्रकाश कहते हैं। जब भी हम किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो हमें उस कमरे की कोई भी प्रकार की वस्तुएं, कुछ भी उस कमरे में हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब भी हम कोई प्रकाश संबंधी उपकरण, चाहे बिजली हो या माचिस हो या दीपक हो या टॉर्च हो या कोई भी अन्य साधन, जब हम उस कमरे में प्रकाश का उपयोग करते हैं तो हमें उस कमरे में स्थित सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो इसकी परिभाषा आपकी बनती है कि प्रकाश वह बाह्य व भौतिक कारक है जो वस्तुओं को देखने में आँखों की मदद करता है, वो प्रकाश कहलाता है। एक दूसरी परिभाषा, प्रकाश वह भौतिक कारक जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना जागृत करता है, प्रकाश कहलाता है। तो आप एक साथ 2 डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं इसके गुण। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, कॉमन से गुण है। कक्षा 9वीं 10वीं में आपके इन सब के बारे में आप पढ़ते रहे हैं। पहला, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। बड़ा सिंपल सा सादा सा पॉइंट है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बीच में अगर कोई बाधा आती है तो उसके दूसरी ओर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। दूसरा गुण है इसका, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तीसरा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। चौथा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये इसके गुण हैं। इसके अलावा जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराता है तो उसका कुछ भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ये भी एक प्रकाश का गुण है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके अलावा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन भी कहते हैं। तो ये भी एक प्रकाश का गुण है जो आप इनके साथ जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप ये गुण प्रकाश के लिख सकते हैं। इसके बाद फिर अगला प्रश्न जो आपसे अभी शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, छाया, शैडो एवं प्रछाया, अम्ब्रा को समझाइए या इनकी परिभाषा लिखिए या इनसे आप क्या समझते हैं। तो इसका मतलब पहले आप समझ लें। छाया, प्रकाश की किरणें जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती हैं तो वे उसके पार नहीं जा सकती हैं। फलतः अपारदर्शी वस्तु के पीछे अंधेरा हो जाता है। इस अंधेरे वाले स्थान को वस्तु की छाया कहते हैं। जब भी हम प्रकाश को किसी अपारदर्शी वस्तु पर डालते हैं तो उस वस्तु के बाहर या उस पार प्रकाश नहीं जा पाता है और उसके पीछे अंधेरा छा जाता है। वो इस स्थान को उस वस्तु की छाया कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में शैडो कहा जाता है। इसके बाद प्रछाया, अम्ब्रा जिसको हम बोलते हैं, वह भाग जहाँ प्रकाश की कोई किरणें नहीं पहुँचती हैं, अर्थात जिस भाग में पूर्णतः अंधेरा रहता है
उसे हम पृच्छाया कहते हैं, उसको पृच्छाया कहते हैं। इसमें प्रकाश स्रोत से बिल्कुल भी प्रकाश की किरणें उसमें नहीं पहुंच पाती हैं, उस भाग को हम पृच्छाया कहते हैं। अगला प्रश्न जो आपका इस यूनिट में आपसे बन सकता है, ग्रहण किसे कहते हैं तथा ग्रहण के प्रकार लिखिए। ग्रहण किसे कहते हैं तथा ग्रहण के प्रकार लिखिए। ये सबको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जब ये परिक्रमा करते करते या परिक्रमा लगाते समय पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे की छाया में आ जाते हैं, जिससे चंद्रमा तथा सूर्य ढके हुए दिखाई देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ग्रहण कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ग्रहण करते हैं। सूर्य अपने स्थान पर स्थिर है, ये सूर्य की परिक्रमा जब पृथ्वी और चंद्रमा दोनों करते हैं तो परिक्रमा करने के दौरान पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे की छाया में आ जाते हैं, जिससे चंद्रमा तथा सूर्य दोनों ढके हुए दिखते हैं। वो प्रक्रिया पूरी ग्रहण कहलाती है। ग्रहण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला चंद्रग्रहण लूनर इक्लिप्स और दूसरा सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों के बारे में आप लोगों ने बहुत पहले से टॉपिक के बारे में आपको बताया जाता है। चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, किस स्थिति में पड़ता है, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, किस स्थिति में पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन जो आपका इसी से संबंधित है कि चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, यह कब पड़ता है, इसकी शर्तें कौन कौन सी हैं, किस स्थिति में ये पड़ता है, ये अगला प्रश्न जो आपका है इस यूनिट से बना है। तो आपको इसकी परिभाषा में जब लिखना है कि जब परिक्रमा करते हुए पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच एक सीध में आ जाती है, सूर्य व चंद्रमा के बीच एक सीध में आ जाती है, तो उस समय चंद्र ग्रहण पड़ता है। अब ये किस दिन पड़ता है, तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी के दिन पड़ता है, परंतु प्रत्येक पूर्णमासी को नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट आपको इसके साथ लिखना भी है। तो सूर्य व चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, ध्यान रखेंगे आप, पृथ्वी बीच में, तो आपका चंद्र ग्रहण और ये पूर्णमासी के दिन पड़ता है। अब इसके शर्तें कौन कौन सी इसमें उस दिन हो सकती हैं, तो पहला पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच स्थित हो, पहली शर्त इसकी ये बनती है। दूसरी, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हों, मतलब सूरज और चंद्र के बीच में पृथ्वी है, ये तीनों एक सीध में हों, तभी आपका चंद्र ग्रहण पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं या कब पड़ता है, इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। तो आपका इसका आंसर बनता है, परिक्रमा करते हुए जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच एक सीध में आ जाता है। चंद्र ग्रहण की स्थिति में आपका पृथ्वी बीच में थी, और इस स्थिति में आपका चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तभी सूर्य ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन पड़ता है, परंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं। इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक सीध में आ जाए, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है, बीच में पृथ्वी तो चंद्र ग्रहण, बीच में चंद्रमा तो आपका सूर्य ग्रहण। इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे। अब इनकी शर्तों में अगर हम आपसे बात करें तो आवश्यक शर्तों में पहली शर्त है, चंद्रमा
पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित हो, पहले ऊपर आप डेफिनेशन में लिख चुके हैं। दूसरा, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हों, बात वही है। अब आपका इसमें अगला क्वेश्चन बनता है, मानव नेत्र के प्रमुख नाम लिखिए। आपकी आँख में या मानव की आँख में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, इन पे भी विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आँख का चित्र आप बुक से बनाएंगे, उस आधार पे मैंने इसके भागों का नामांकन किया है। पहला होता है दृष्टिपटल, दूसरा होता है इसमें कॉर्निया, तीसरा भाग होता है इसकी आइरिस, चौथा भाग होता है आप उसकी पुतली, पांचवा भाग होता है नेत्र लेंस, छठवां भाग होता है जलीय द्रव्य, सातवां भाग होता है काचाभ द्रव्य, आठवां भाग होता है रेटिना और नौवां भाग होता है इसका कोराइड। तो अगर 104 नंबर में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इनके सारे नाम लिखें, चित्र आप इसमें इसके बाद बुक की सहायता से आप आँख का डायग्राम बनाएं, जिससे आपको उसको नामांकित करके सारे भागों की स्थिति से आप अवगत हो सकें। अगला इसमें जो प्रश्न आपका बनता है, निकट दृष्टि दोष क्या है। ये भी ऐसे प्रश्न मैंने आपको इस लेक्चर में दिए हैं कि जो आपसे बार बार विगत वर्षों में पूछे जाते हैं। इनके अलावा आपको इनमें ज़्यादा परेशान होने का नहीं है। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण व निवारण लिखिए। ये आँखों में पाए जाने वाले दोष हैं, 3 या 4 प्रकार के जो होते हैं, जिनमें पहला है निकट दृष्टि। इस दोष में इसका जो आंसर है, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष के कारण पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगर हम परिभाषा के हिसाब से कहें तो थोड़ा सा उल्टा सा इसका आंसर लगता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष के निम्न कारण हो सकते हैं, जिनमें नंबर 1, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की फोकस दूरी बढ़ जाती है। पहला कारण नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की फोकस दूरी बढ़ गई हो। दूसरा कारण इसमें होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई हो। इसमें 2 कारण के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। अब इसका हम निवारण कैसे करते हैं, तो निवारण में इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनको निकट दृष्टि दोष होता है, उनको उनके चश्मे में अवतल लेंस या उनकी आँख में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे उनको इस दोष से छुटकारा मिल जाता है। इसी से संबंधित अगला दोष है आपका दूर दृष्टि दोष। किसे कहते हैं, क्या है, आप इससे क्या समझते हैं, या इसको परिभाषित कीजिए। इन सभी क्वेश्चनों का आपका एक ही आंसर बनता है। इसके कारण और इसके निवारण लिखिए। तो इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। दोनों में आप ध्यान दें, निकट दृष्टि में हमें निकट की स्पष्ट दिखती हैं, दूर दृष्टि में हमें दूर की स्पष्ट दिखती हैं, परंतु पास की वस्तुएं हमें देखने में कठिनाई होती है, या हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, या कम धुंधली दिखती हैं। ऐसा दोष दूर दृष्टि दोष कहलाता है। अब इसको कौन कौन से कारण इसमें हो सकते हैं। पहला, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई हो। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की
फोकस दूरी कम हो गई हो, निकट दृष्टि में ये बढ़ जाती है तो यहाँ पे ये अपोजिट वाला गुण है, तो इसमें ये कम हो गई हो। दूसरा इसमें कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई हो, यहाँ नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई हो, यहाँ नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई हो। तो दोनों ये अपोजिट दोष हैं। निकट दृष्टि में पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती हैं। दूर दृष्टि में पास की वस्तुएं आपको स्पष्ट नहीं दिखती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई देती हैं। इनके कारण भी एक दूसरे से अपोजिट बनते हैं। और इसका निवारण जो है, इस दोष को के निवारण के लिए उत्तल लेंस, यहाँ अवतल से इसका निदान होता है, यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग करने से हमें दूर दृष्टि दोष की समस्या से निजात मिलती है। तो आपके ये दो दोष हो गए। इसके बाद अगला जो आपका है, इसमें आपका अगला जो 9वां प्रश्न है, दो दोष मैंने आपको अभी बता दिए हैं, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि। तीसरा है इसमें जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण व निवारण लिखिए। जरा दृष्टि तो आँखों का ऐसा दोष जिसमें ना हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ना ही हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ये दोनों दोषों का इसमें समावेश है। जरा दृष्टि, ना पास का दिखता ना दूर का दिखता, ऐसी अवस्था वृद्धावस्था में बनती है। ऐसा दोष जरा दृष्टि दोष कहलाता है। ध्यान दें, इस प्रकार के दोष में या ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति को न पास की वस्तुएं दिखाई स्पष्ट दें, ना दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें, ऐसा दोष जरा दृष्टि दोष कहलाता है। इसके कारण है आपके वृद्धावस्था में नेत्र की समंजन क्षमता कमजोर हो जाती है। वृद्धावस्था में ये स्थिति बनती है। जरा दृष्टि दोष ज़्यादातर वृद्धावस्था में बूढ़े लोगों को होता है, उनकी आँख की समंजन क्षमता कमज़ोर हो जाना। अब इसका निवारण हम कैसे करेंगे? इस दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इस समस्या से निजात मिल जाती है। जरा दृष्टि दोष में इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं कि हम निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे, दूर दृष्टि के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, जरा दृष्टि लेंस की दोष के दूर करने के लिए हम किस लेंस। इन्हीं में से आपको एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपने गुण पढ़े हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सत्य या असत्य। अगर आपको गुण याद हैं, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस स्थिति में वो क्या पोजीशन उसमें बनती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? एक शब्द में उत्तर आप इसमें बना सकते हैं। अब इसमें अगला जो प्रश्न आपका बनता है, मानव नेत्र और कैमरा, ह्यूमन आई और कैमरे में अंतर लिखिए। ये प्रश्न भी आपसे विगत वर्षों में पूछा जा चुका है, आगे भी इसमें प्रश्न आपका बन सकता है। तो पहला दो भागों में हम इस आंसर को बांटते हैं। पहला भाग में लिखते हैं मानव नेत्र का, ह्यूमन आई का, दूसरा पार्ट बनाते हैं इसमें कैमरे का। तो पहला डिफरेंस इसमें बनता है, रेटिना पर उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर जो भी आँख में प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, जबकि कैमरे में पर्दा या प्लेट पर उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसका प्रतिबिंब का प्रैक्टिकल आप सूची छिद्र कैमरे के माध्यम से जान सकते हैं। दूसरा जो अंतर पड़ता है होता है इसमें, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदली जा सकती है, जबकि फोटोग्राफिक लेंस की फोकस दूरी नियत रहती है, इसको नहीं बदला जा सकता। इसके बाद तीसरा जो आपका अंतर बनता है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब
अस्थायी होता है, एक बार बन जाता है फिर मिट जाता है, जबकि फोटोग्राफिक फिल्म पर बना हुआ प्रतिबिंब स्थायी होता है, परमानेंट होता है। एक बार आपने कोई फ़ोटो खींच ली कैमरे से तो उसका जो प्रतिबिंब है वो आपको उस पर स्थायी रूप से बन जाता है। चौथा डिफरेंस, इसमें मांसपेशियों का बना अभिसारी लेंस होता है। आँख में जो लेंस बने होते हैं वो मसल्स के मांसपेशियों के बने होते हैं, जबकि कैमरे में कांच का बना अभिसारी लेंस होता है। तो ये 4 अंतर मैंने आपको मानव नेत्र व कैमरे में बताए हैं। तो आपकी लाइट यूनिट का ये फर्स्ट पार्ट है। जो इसमें सेकंड पार्ट है आपका बनेगा, जो शेष क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको सेकंड पार्ट में बताए जाएंगे। अगर आप सभी बच्चों को मेरी वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों तक अधिक से अधिक संख्या में इसको भेजें। कृपया जब आप कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट्स से ही मेरा आपके कमेंट्स से मेरा हौसला बढ़ता है। और कमेंट्स में अपने नाम के साथ साथ अपने स्कूल का नाम ज़रूर लिखें कि आप किस ज़िले से हैं, किस संस्था से हैं, तो जिससे मेरे को एक प्रोत्साहन मिलता है। तो सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है, अगर आगे आप मेरी वीडियो नियमित रूप से चाहते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स आप ज़रूर करें। अगला पार्ट आपको शीघ्र ही इसका बताया जाएगा। धन्यवाद।